नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। माफ कीजिए, मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज की टॉप हेडलाइंस में हमारे पास कच्चा तेल है, जहां पर दूसरा राउंड ऑफ पीस टॉक्स की तैयारी यहां पर की जा रही है यूएस और ईरान के बीच में। और इसी बीच हमने जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जो कच्चे तेल में आता हुआ देखा था, वहां से उसे ठंडा होते हुए देखा है। साथ ही बात यहां पर करेंगे सोने की, जहां पर तेजी प्राइसेस में देखने को मिली है। सोने में ओवरनाइट 2% की बढ़त देखने को मिली। चांदी करीबन 5% तक यहां पर उछली है। अक्षय तृतीया पर किस तरह की यहां पर मांग रह सकती है, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचपीसीएल के फॉर्मर सीएमडी एमके सुराना, काशी ज्वेलर्स के मैनेजिंग पार्टनर श्रेयांश कपूर एंड मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने। कच्चे तेल पर पहले नजर डाल लेते हैं। मिस्टर सुराना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड सेकंड पीस टॉक्स यहाँ पर रिपोर्टेडली इन टॉक्स है, यहाँ पर इन वर्क्स है। पहले तो आप कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस का ये रिएक्शन, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग आईईए ये मानते हैं कि अभी भी क्रूड में हमने जो ओवरऑल सिनेरियो है वो पूरी तरीके से फैक्टर इन होता हुआ नहीं देखा है। नमस्कार मनीषा जी, जैसा आपने बताया कि ऐसा मार्केट मान रहा है कि शायद ये स्टार्ट ऑफ द एंड है और अभी फिर से नेगोशिएशन को फिर से शुरू करने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ गई है और इसीलिए आज मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हो गया है क्रूड का। और आपने देखा कि 94-95 के करीब क्रूड चल रहा है आज। लेकिन चूंकि इस विषय पर इतनी बार चेंजेस आ चुके हैं, हर दिन कुछ नई चीज आ जाती है, इसलिए मार्केट इसको पूरी तरह फैक्टर आउट नहीं कर रहा है कि बात फिर बिगड़ जाए, बात फिर ना बने, क्योंकि दोनों ही जो पक्ष हैं वो अपने अपनी स्टैंड पे अटके हुए हैं। लेकिन एक बात भी मानना चाहिए कि ड्यूरिंग द नेगोशिएशन ये पोजिशनिंग रहेगी टू हैव ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। लेकिन जिस तरीके से इनपुट आ रहे हैं उससे लगता है कि शायद मतलब दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज को खत्म किया जाए। लेकिन वो ट्रेजेक्ट्री एंड सब चाहते हैं एंड हो, दोनों ही पक्ष भी, लेकिन किस तरीके से होगा, वो मिलिट्री एग्रेशन से होगा, वो मीनिंगफुल नेगोशिएशन की तरफ होगा या वो एग्रेसिव नेगोशिएशन की तरफ होगा, वो एक मुद्दा है। और उसके कारण जो क्रूड प्राइस है वो न्यूज के हिसाब से नेगोशिएशन यदि होता है तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा, नेगोशिएशन किस डायरेक्शन में बढ़ता है उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। और हो भी सकता है कि सेकंड राउंड में भी बात ना निकले और फिर से राउंड की जरूरत पड़े। तो मेरे ख्याल से क्रूड उस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये इसी तरीके से 90 से 105 के बीच में घूमेगा जब तक कि कुछ और ग्राउंड एक्शन नहीं होती है, क्योंकि अभी तक कोई बात बनी नहीं लेकिन बात बिगड़ी भी नहीं। तो वो एक पॉजिटिव है इसमें। लेकिन यदि ग्राउंड एग्रेशन होता है तो फिर ये इसके ऊपर जा सकता है और हमने पहले देखा है। मिस्टर सुराना, एक चीज ये तो ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा ये लॉन्ग ड्रॉन यहाँ पर रह सकता है पूरा कॉन्वर्सेशन या किस तरह से ये खत्म होता है। लेकिन अगर हम खाली नंबर्स यहाँ पर देखें तो हम अभी भी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 5-7-10% का ही ट्रैफिक पास हो रहा है। एंड देन मिडल ईस्ट में काफ़ी हद तक अभी भी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स यहाँ पर बंद है। डेफिसिट 2026 में शायद देखने को मिल सकता है। आईईए ने डिमांड डिस्ट्रक्शन की भी यहाँ पर बात की है। ये जो लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट है वो आप कैसे बनता हुआ देख रहे हैं? वही, यदि लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यदि ये चीज जल्दी खत्म होती है अभी मान लो तो नीचे मेरे ख्याल से 85 तक आ सकता है। लेकिन उसके बाद की ट्रेजेक्ट्री डिमांड पे इसका क्या असर पड़ा है, क्योंकि इस पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो सभी कंट्रीज पे पड़ा है, पूरे विश्व में पड़ा है। तो यदि डिमांड डिस्ट्रक्शन जैसे आईईए बता रही है कि इसमें पहले वो 0.6 पॉजिटिव बता रहे थे, अभी वो नेगेटिव ग्रोथ बता रहे हैं इसमें, तो यदि डिमांड डिस्ट्रक्शन होती है तो फिर क्रूड प्राइस और नीचे आएगी। विद इन ऑल ऑफ दिस आप इंडिया को कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स जिस तरह का फ्रेंडली एनवायरनमेंट इंडिया का रहा है, बाकी कंट्रीज के साथ हमने कुछ वेसल्स यहाँ पर आते हुए देखी हैं, लेकिन आप कहेंगे ये बिग लेसन इन लर्निंग है कि इंडिया के पास रिजर्व्स या इंडिया की जिस तरह की डाइवर्सिफिकेशन हमने आते हुए देखी है वो ऑफ कोर्स एक तरफ यहाँ पर काम करी है, लेकिन रिजर्व्स पे कुछ और करने की ज़रूरत है। हाँ, ये इंडिया के लिए नहीं, सभी के लिए ही एक लर्निंग सिचुएशन है। और उसमें अब एक बात तो पक्की है कि हर एक कंट्री को अपनी आप में समर्थ होना पड़ेगा और उसके लिए हमारी एनर्जी को सिर्फ रिजर्व्स की ही बात नहीं है, हमें अपने एनर्जी सोर्सेज ही डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे क्योंकि जो चीज हमारे पास है नहीं उसको आप कितना रिजर्व करके कर पाएंगे, क्योंकि हमारी डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। तो फॉसिल फ्यूल को आपको रिजर्व इकट्ठा करना पड़ेगा और हमारे जो एनर्जी टाइप्स ऑफ एनर्जी है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। दैट पॉइंट इज वेल टेकन मिस्टर सुराना, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस 89% है, जो कि ज़्यादातर एजेंसीज चाहे वो वुड मैकेंजी है या S&P ग्लोबल है मानते हैं कि आगे जाकर 90, 92, 95 तक भी जा सकता है।
क्रूड की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी। इंपोर्ट डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी। इंपोर्ट डिपेंडेंसी की बात कर नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट तो बढ़ी रही है क्योंकि इकोनॉमी हमारी जिस तेजी से बढ़ रही है, इंडिया की एनर्जी डिमांड सबसे ज्यादा होने वाली है ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें हमारे एनर्जी टाइप्स को डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। और जो हम कर रहे हैं, रिन्यूएबल में जा रहे हैं, इथेनॉल में जा रहे हैं, बायोफ्यूल में जा रहे हैं, ये चीजें वो हैं जिसपे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे ईवी में हमारी फिर भी इंपोर्ट डिपेंडेंसी आएगी क्योंकि हमारे पास लिथियम के रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास मैग्नेट के लिए रिसोर्सेस नहीं है। तो हमें वो सोर्स देखना पड़ेगा जिसमें हमारा इंपोर्ट बढ़े नहीं। टाइप ऑफ रिसोर्स को डाइवर्सिफाई में हमें ये देखना पड़ेगा कि इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन इंपोर्ट नहीं हो सकता है। एब्सोल्युटली। हमें उन रिसोर्सेस में जाना पड़ेगा जो हम इंडिजिनियस कर सकते हैं। बायोफ्यूल एक चीज है, इथेनॉल एक चीज है। रिन्यूएबल में यदि हम हमारे इंग्रेडिएंट जो जैसे सोलर विंड के जो पैनल्स वगैरह, उसका यदि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें तो वो हमारा इंडिजिनियस हो सकता है। पॉइंट टेकन मिस्टर सुराना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कहा 90 से 105 की रेंज रह सकती है, और अगर और कोई अच्छी न्यूज आती है तो $85 अ बैरल पर एवरेज करेगा क्रूड प्राइसेस फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म। और जिस तरह से इंडिया की डिपेंडेंस है क्रूड इंपोर्ट्स को लेकर, ये शायद आगे जाकर बढ़ भी सकती है। तो इंडिया ऑफ कोर्स यहाँ पर प्राइस टेकर और एक असमंजस वाली स्थिति में लगातार यहाँ पर बनता हुआ। वेल, ये तो बात हुई कच्चे तेल की, जहाँ पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। मार्च में 118 का हमने हाई बनता हुआ देखा था, वहां से 95 के आसपास के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर हैं। तो एक पॉजिटिव ऑफ कोर्स मार्केट्स के लिए। इक्विटीज यहाँ पर तेजी पर है ही, रुपए में भी कुछ स्थिरता यहाँ पर लौटती हुई नजर आई है। लेकिन सोना चांदी अब आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे, क्योंकि ओवरनाइट यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। सोना 4800 के ऊपर फिलहाल भी कारोबार करता हुआ। ओवरनाइट 2% की तेजी थी, एज ऑफ नाउ आधे % की गिरावट। चांदी 5% की तेजी ओवरनाइट दिखा रहा था, 80 के ऊपर हमने लेवल्स जाते हुए देखे थे। एज ऑफ नाउ 19 स्तरों पर स्थिर। श्रेयांश कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रेयांश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपकी एक सेंस यहाँ पर सोने के प्राइसेस पे, अक्षय तृतीया के एकदम पहले सोना बढ़ना आप कैसे देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस, वी आर इन अ वेरी अपॉर्चुन टाइम बिकॉज आप जानते हैं कि अक्षय तिथि धनतेरस के बाद सेकंड सबसे बिजिएस्ट फेस्टिवल टाइम होता है कोई भी ज्वेलर के लिए। और आई एम हैप्पी टू सी कि गोल्ड का रेट इज नाउ बीन स्टेबल, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने लास्ट चर्चा की थी तो रेट बहुत बढ़ गया था, फिर गिरा भी, एंड अब थैंकफुली इन अ लिटिल स्टेबल स्टेट। और क्योंकि रुपए भी थोड़ा थम गया है, इज नाउ 93.4 to the dollar, so I'm happy to say that the demand has come back in the retail trade here. श्रेयांश, मार्च का महीना और कैसे देखेंगे, और अप्रैल कैसा रहा है अभी तक? So मार्च में इस बार बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि there were weddings, और ये जो शादियां होती हैं नॉर्मली, आप अगर ट्रेडिशनली देखेंगे तो होली के टाइम पे नहीं होती थी, ये हमेशा गर्मियों के महीनों में ज्यादा होती है। बट इस बार कोइंसिडेंटली होली भी अर्ली थी और शादियां होली के बाद भी हुई हैं, तो दैट वे द डिमांड हैज बीन स्टेबल। इनफैक्ट कई मार्केट्स होली में बंद होते थे हमारी यहाँ कानपुर साइड में, वो पहली बार 100 इयर्स बाद खुले थे। तो इट वाज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, एंड आई एम हैप्पी दैट द कस्टमर्स आर सपोर्टिंग दिस। और अप्रैल अभी तक कैसा रहा है, क्योंकि प्राइसेस में असमंजस है। काफी हद तक ये भी माना गया कि पैसा यहाँ पर इक्विटीज में लोगों ने खोया, तो बहुत गोल्ड की शायद बाइंग नहीं हुई है। आपकी क्या सेंस है? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि गोल्ड का रेट स्टेबल होना चाहिए। जब भी गोल्ड का रेट स्टेबल होता है, कस्टमर कॉन्फिडेंस वापस आता है और कस्टमर को एक रुझान होता है कि वो फिर से निवेश करें। देखिए, हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे जो मुनाफाखोरी करते हैं, उनकी बात करेंगे जो रियली ज्वेलरी खरीदते हैं कंजम्पशन के लिए, भले उनके अपने कंजम्पशन के लिए हो, भले गिफ्टिंग के लिए हो। बट वो डिमांड वापस आ रही है अक्षय तिथि पे। कई लोगों ने अभी बुकिंग भी कराई है, अक्षय तिथि में उठाएंगे, पिकअप करेंगे, और उनको रेट्स भी अब थोड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं फॉर ज्वेलरी बाइंग पर्पस। श्रेयांश, आप डायमंड्स में भी अच्छा खासा काम करते हैं। डायमंड्स की एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है? अक्षय तृतीया पे ये भी एक विकल्प है नया। सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि डायमंड, नेचुरल डायमंड ज्वेलरी हैज कम बैक विद अ बैंग। और काफी अच्छी, जो लोगों के मन में एक असमंजस की स्थिति थी कि लोग डाउट में थे कि वो रियल नेचुरल डायमंड लें या लैब ग्रोन डायमंड लें, अब वो स्थिति खत्म हो गई है। पीपल आर वेरी क्लियर, और जिनको भी एक वैल्यू वाइज प्रोपोजिशन इन्वेस्टमेंट करना है या उनको ज्वेलरी खरीदनी है, वो नेचुरल डायमंड में ही ज्वेलरी ले रहे हैं। प्लस लास्ट टाइम भी हम लोग ने चर्चा करी थी कि 50% जैसी वैल्यू
एक ज्वेलरी पीस अगर 18 कैरेट डायमंड नेकलेस की बात करें, 18 कैरेट की ज्वेलरी की बात करें, तो उसकी 50% से 55% की वैल्यू सिर्फ गोल्ड की हो रही है उस डायमंड ज्वेलरी में। तो कस्टमर को ये बात अब पता चल गई है, तो वो उनका कोई लॉस नहीं है उसको लेने में। और प्लस नेचुरल डायमंड का द प्राइस आर ऑल्सो नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू से स्टेबल, बट दे आर क्वाइट कंफर्ट लेवल टू अ कस्टमर टू बाय। श्रेयांश, ऑफ कोर्स गोल्ड बाइंग तो होगी ही, डायमंड्स भी लोग लेते हैं, एक और भी ट्रेंड है जेमस्टोन्स या कलर्ड स्टोन्स लेने का, क्या वो भी सब जगह बढ़ता हुआ नजर आया है? यस, तो आपको याद होगा कि आज से 1.5-2 साल पहले एकदम से एमरल्ड की बहुत बड़ी डिमांड आई थी। और एक बहुत प्रचलित फैमिली है हमारे इंडिया में, बिजनेस फैमिली, जिन्होंने बहुत सारी ज्वेलरी पहनी थी। तो उसकी वजह से आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट फैमिली कि उन्होंने इतना अच्छे से मीडिया भी कवरेज हुआ, तो उससे सारे ज्वेलर्स की ऑल ओवर इंडिया में एमरल्ड की डिमांड बढ़ गई। एमरल्ड की डिमांड बढ़ने के बाद में वी सॉ लॉट ऑफ ट्रांजिशन टू द रूबीज विच आर ऑल्सो नेचुरल जेमस्टोन्स। तो नेचुरल जेमस्टोन्स आर ऑल्सो वेरी हाई वैल्यू प्रोडक्ट एंड दे आर ग्रेट फॉर इन्वेस्टमेंट। और ये पुराने 2000 साल से चला आ रहा है, जब लोग जेमस्टोन्स में इन्वेस्टमेंट्स करते आए हैं सारे अलग अलग देशों में भी, एंड इट्स स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी टू वर्क एट। स्पेशली आई वुड से रूबी, एमरल्ड, sapphire, and then I would say it would be pearls, which people have been buying. श्रेयांश, एक फाइनल सवाल रेली यहाँ पर, जहाँ तक नेचुरल डायमंड्स की और फिर नेचुरल एंड हाई क्वालिटी एमरल्ड, रूबी, सफायर्स की बात आती है, प्राइस एप्रिसिएशन कहाँ पर बेस्ट आया है? सबसे ज्यादा तो देखिए प्राइस, मैं फिर से बोलूंगा, प्राइस स्टेबल रहा है। और सबसे अच्छी बात है, प्राइस स्टेबल होने से मन में एक संचय डर खत्म हो जाता है। एज फार एज आपको भी पता है कि लास्ट टाइम बहुत बड़ी ग्रोथ आई थी सारे प्रेशियस मेटल्स में। सिल्वर में तो एक अलग ही लेवल की ग्रोथ थी, गोल्ड में भी बहुत अच्छी ग्रोथ थी, आई थिंक 74% की लास्ट ईयर ग्रोथ आई थी। सो अब क्या है कि थैंकफुली बिकॉज इट इज नाउ स्टेबल, सो पीपल आर हैप्पी टू बाय, बिकॉज विद द आगे का जो गर्मियों की सालक आएगी उसमें भी सबकी यही एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। तो आई वुड से इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड टू बाय ज्वेलरी। ओके श्रेयांश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली सोना है सदा के लिए वाला सिनेरियो है यहाँ पर, और खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई नजर आई है। शादियाँ यहाँ पर मार्च में भी थी और अक्षय तृतीया की बुकिंग स्टार्ट भी हो चुकी हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से किशोर नायर जुड़ चुके हैं। किशोर, सोना सभी को लगता है कि यहाँ से स्टेबिलिटी और फर्दर गेन्स दिखाएगा, क्या एक ट्रेंड रिवर्सल फाइनली आता हुआ नजर आया है? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक थोड़ा इसको समय फर्दर लगेगा, अभी भी ये इसमें हेडलाइन वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, थोड़ा फटीग है। अगर मैं एक बात बोलूं कि इवन अगर सेफ हेवन फटीग जो बोलते हैं कि मार्केट्स नीड अ फ्रेश ट्रिगर और एटलीस्ट कामनेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिफोर मेजर रैली। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मई जून तक इसमें यही रेंज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। बट अगर एक फ्रेश नया रैली के लिए अगर देखना है तो प्रॉब्ली लेट मई और अर्ली जून के आसपास शुरू हो सकता है। चांदी में क्या सेंस है आपकी किशोर, फॉर द वेरी नियर टर्म? ऑफकोर्स इसी हफ्ते में अक्षय तृतीया है, तो सोना लें लोग या चांदी? आई थिंक चांदी अगर 1-2 साल के अगर व्यू है तो चांदी बेहतर लगेगा एंड आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। सो वॉलेटिलिटी जब भी आता है तो सिल्वर में ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, वो आप ध्यान रखना चाहिए। बट अगर आप ये वॉलेटिलिटी को डाइजेस्ट कर सकते हैं तो चांदी में बेहतर रिटर्न्स देगा। बट डाउन साइड में आपको ये 2,30,000 2,25,000 का आपका डाउन साइड, विच इज अराउंड $72 के आसपास का आपका डाउन साइड है। एनीवेयर क्लोज टू दैट अगर 80-85 के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ पे नेक्स्ट रैली निकल सकता है। 87 एंड हाफ में काफी रेजिस्टेंसेस है। अगेन यहाँ पे 1-2 महीने के लिए रेंज बाउंड वॉलेटाइल मूव्स मिल सकता है। बट आई थिंक जब भी चांदी गिरता है यहाँ से, कभी भी अगर 5-10% कभी भी पैनिक में सेलिंग आता है तो वहाँ पे काफी अच्छा वैल्यू बाइंग मिलता है। किशोर, अच्छी खासी तेजी हमने यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर 6 हफ्ते के हाईस पर है। अदर मेटल्स में भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला। एल्यूमिनियम ऑफ कोर्स थोड़ी सी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन मेटल्स में अब यहाँ पर क्या सिनेरियो है? एक रिस्क कौन है जिसका फायदा मेटल्स भी ले रहे हैं? आई थिंक एल्यूमिनियम थोड़ा सा, सॉरी कॉपर थोड़ा सा हेडविंड्स फेस कर रहा है। उसमें डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम 3 साल के हाई पे खड़े हैं। अगर पीस टॉक्स हो जाता है एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है एंड कुछ हद तक जो मिडल ईस्ट का एल्यूमिनियम रीस्टार्ट होने का न्यूज़ आ जाता है तो कहीं ना कहीं
एल्यूमिनियम प्राइस में करेक्शन आ सकता है, बट अदरवाइज मतलब फंडामेंटली एल्यूमिनियम एंड जिंक काफी स्ट्रांग है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी। एंड कॉपर थोड़ा सा चाइनीज डेटा पर डिपेंडेंट है ऑफ लेट, एंड ओवरऑल बिकॉज ऑफ द पर्शियन गल्फ वॉर आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमी में एक जो स्लो डाउन है वो एलिवेट होगा, ग्लोबल इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन वो एलिवेटेड रहेगा, उसके वजह से जो रेट्स कम होना चाहिए, जो ब्याज दरों में जो कटौती होना चाहिए था वो एक बार के लिए आगे पोस्टपोन हो जाएगा। उसके वजह से प्रॉब्ली जो फर्स्ट हाफ 2026 में जो रेट कट्स एक्सपेक्टेड है वो अभी सेकेंड हाफ में भी फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 तक भी आगे मतलब पोस्टपोन किया गया है। आई थिंक वो एक नेगेटिव फैक्टर रहेगा ओवरऑल एक कमोडिटीज के लिए, बट अदरवाइज ऑल हार्ड एसेट्स विच इज स्पेशली रियल कमोडिटीज जो है उसका जो स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड काफ़ी कुछ आप कहेंगे किशोर, डिपेंड करेगा यहाँ पर कि डॉलर इंडेक्स कैसा रहता है, क्योंकि आज क्योंकि रिस्क ऑन है, हमने अच्छी खासी गिरावट डॉलर इंडेक्स में भी आते हुए देखी है। 100 वाला इंडेक्स ऑलमोस्ट 98 के आसपास काम कर रहा है यहाँ पर। अब इससे यहाँ से आगे क्या एक्सपेक्टेशन? लगभग 6 हफ्ते का लो पे आया डॉलर इंडेक्स, एंड उसके वजह से ही थोड़ा बहुत जो ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में आज पॉजिटिविटी दिख रहा है, रिस्क ऑन सिनेरियो है, बट डोमेस्टिक मार्केट्स में स्लाइटली बिकॉज रुपी अप्रिशिएट हुआ है उसके वजह से थोड़ा सा लोअर रिटर्न्स दिख रहा है, लोअर परफॉर्मेंस दिख रहा है। बट आई थिंक अगेन डॉलर इंडेक्स इज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन मतलब यूएस ये पर्शियन गल्फ वॉर से कैसे एग्जिट कर पाएगा, कितने कॉस्ट बेयर कर रहा है, उसके ऊपर काफी डिपेंडेंट है। अगर रिस्क ऑन है, अगर शांति के वार्ता होता है तो प्रोबेबली यहाँ पे फर्दर डॉलर इंडेक्स में गिरावट देख सकते हैं। 96 एंड हाफ इज अ बेस्ट केस सिनेरियो, मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा नीचे आएगा। ऑलराइट किशोर, शांति का वार्ता अगर होता है तो क्रूड कहाँ जाएगा? आई थिंक हमने दूसरा प्रोग्राम में भी बात किया था कि हम 65 या $50 का जो रेंज है, जो पहले जो चल रहा था बिफोर दिस $65-70 का रेंज में थे, उस रेंज में वापस शायद नहीं जाएंगे, बिकॉज कुछ सम ऑफ द स्ट्रक्चरल डेफिसिट, सम ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। कम से कम आपको 6 से 8 महीना लगेगा कई प्रोडक्शन वापस आने के लिए। ग्लोबल बफर स्टॉक्स है वो कमजोर पड़ गया है, एंड पीपल विल एलिवेट और मतलब जो उनका जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का, वो और फर्दर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, विच विल क्रिएट एडिशनल डिमांड। सो वी विल बी अराउंड $87-88। मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा गिरावट हम ब्रेंट में देखेंगे। पॉइंट टेकन। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर और ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स पर भी अपनी राय सामने रखने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है और आपको बता दें कि आज की शुरुआत यहां पर हल्की सी गिरावट के साथ हुई यील्ड्स में, जहां पर 6 बेसिस पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार खुलते हुए नजर आए। वेल, पॉजिटिव माहौल है, जहां पर कच्चे तेल में हमने गिरावट आते हुए देखी है। $95 प्रति बैरल ब्रेंट और WTI के भाव 91 के नीचे फिसलते हुए नजर आए हैं। 6 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर यहां पर डॉलर इंडेक्स है 98 के आसपास, और उसका फायदा भी यहां पर इंडियन मार्केट्स में मिलता हुआ देखा। डॉलर की कमजोरी से रुपए में मजबूती है, जहां पर शुरुआत अच्छी खासी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सपाट सा कारोबार यहां पर फिलहाल रुपए में बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ज्यादातर फोकस यहां पर कच्चे तेल से है। भारत अपनी ज़रूरत का 89% से ज़्यादा तेल आयात करता है, और जिस तरह से हमने कच्चे तेल के भावों में $118 से गिरावट आकर 95 तक देखी है, उसका पूरा फायदा यहाँ पर बाजार रिस्क ऑन के तौर पर उठा रहे हैं। तो रीजनल इक्विटीज़ में तेज़ी है, भारतीय इक्विटी मार्केट्स में भी बढ़त के साथ कारोबार है। यूएस और ईरान के बीच दूसरे दौर की बात फिर से होने की उम्मीद है, और उसी की एक नीजक रिएक्शन या इम्पैक्ट हमने अक्रॉस मार्केट्स में आता हुआ देखा है। साथ ही साथ विद इन मनी मार्केट्स यहाँ पर सरकार की बॉन्ड से यहाँ पर 32,000 करोड़ जुटाने की योजना है। इस पर भी बाजार की नजर रहेगी कि इसका इम्पैक्ट लिक्विडिटी पर किस तरह से पड़ता है। जहां तक महंगाई और ग्रोथ का मामला है, भारत यहां पर बता चुका है कि FY26 में रिटेल महंगाई दर बढ़ने की आशंका है। FY26 में रिटेल महंगाई दर 4.5% रहने की एक्सपेक्टेशन है। गोल्डमैन सैक्स ने यहां पर महंगाई का अनुमान घटाया है 2026 के लिए इंडिया कैलेंडर ईयर के हिसाब से, घटाकर उसे 4.5% किया गया है।
अब जहां तक महंगाई की बात है, फरवरी में ये 3.2 था तो बढ़कर मार्च में 3.4% हुआ। अब आगे कच्चे तेल के प्राइसेस कैसे रहते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आगे इन्फ्लेशन के नंबर्स कैसे निकल के आते हैं। इन द मीनवाइल आरबीआई ने एक एनालिसिस किया है यहाँ पर 15,900 निजी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज पर, जिसके हिसाब से 2024-25 में यहाँ पर डिबेंचर और बॉन्ड्स के जरिए 35,980 करोड़ का निवेश था, जो पिछले साल के मुकाबले जहां पर सिर्फ 224 करोड़ था उससे कहीं ज्यादा था। साथ ही साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंसेस अगर हम देखें तो FY24 में 8.38 लाख करोड़ थी, जो FY25 में बढ़कर 9.87 लाख करोड़ हुई है। FY26 में बाजार का मानना है कि ये 11 लाख करोड़ को शायद क्रॉस करती हुई नजर आएगी।